इस चैनल पे मैं मेरी एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमियोसिस की जर्नी की हर एक डिटेल शेयर करने वाली हूँ। सिम्पटम्स, डायग्नोसिस सब कुछ डिटेल में बताऊँगी। हाय, मैं हूँ मृणाली और मैं बहुत टाइम से ये वीडियो बनाना चाह रही थी। आज मैं अपनी एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमियोसिस की पूरी जर्नी शेयर करने आई हूँ। आई वॉज़ 10 ईयर ओल्ड व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट पीरियड और शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा पेन था। मुझे याद है मम्मा ने हर टाइम उनके काम से छुट्टी ली है क्योंकि मैं चल ही नहीं पाती थी पीरियड के टाइम पे। ये पेन शुरू से ही था और मुझे याद है हम जिस जिस महीने में पीरियड आए उसी टाइम डॉक्टर्स के पास भी गए थे कि क्यों इतना पेन हो रहा है, इज़ दिस नॉर्मल? और डॉक्टर्स ने कहा था कि ये बहुत नॉर्मल है, सबको सबके साथ ही होता है। शी इज़ वे यंगर फॉर अ पीरियड टू गेट, तो इसलिए भी हो रहा है, तो आप टाइम दे दीजिए, शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हर साल पेन बढ़ता ही गया और हर साल हम किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते थे और दिखाते थे कि इतना पेन क्यों हो रहा है। और हर साल हमने ये 2-3 जेनरिक आंसर सुने कि ये बहुत नॉर्मल है, सबके साथ होता है, इसकी टॉलरेंस शायद थोड़ी कम है, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। और अगर सभी डॉक्टर्स ओवर द इयर्स ये कह रहे हैं तो हमने भी मान लिया कि मे बी नॉर्मल ही है, शादी के बाद सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। जब तक मैं 15-16 साल की हुई तब तक बस लो एब्डोमेन पेन ही होता था, जिसकी वजह से चलना बहुत मुश्किल हो पाता था और मैं सोई ही रहती थी। आफ्टर आई टर्न 15-16 पीएमएसिंग, मूड स्विंग्स, सीवियर एक्ने, ये सारी चीज़ें भी पीरियड के साथ आना शुरू हो गई। और इस वक्त भी हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया था और यहाँ हमने सिर्फ, मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे नहीं, हमने पुणे के भी बहुत अच्छे अच्छे गायनेक्स को दिखाया था, जिनसे भी बहुत सिमिलर आंसर्स आए थे कि नॉर्मल है, पीरियड पेन सबको होता है, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। की उम्र से 22 की उम्र तक हर साल सिम्टम्स ख़राब ही होते गए थे और हर साल मैं कम से कम 1 या 2 गायनेकोलॉजिस्ट को देखती थी जो बहुत जेनरिक आंसर्स देते थे कि नॉर्मल है, शादी के बाद ठीक हो जाएगा, सबको ही पेन होता है। तो हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, हमें लगा कि सारे डॉक्टर्स बोल रहे तो नॉर्मल होगा। 2022 में अगेन ड्यू टू अनबियरेबल पीरियड पेन हम एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए थे, जिन्होंने हमें बताया कि मेरी लेफ़्ट साइड में फेलोपियन ट्यूब के वहाँ मुझे एक सिस्ट है, जो कि अराउंड 3 सेंटीमीटर इन साइज़ थी। तब हमें डॉक्टर्स ने बताया कि ये कैंसरस टर्न आउट हो सकती है, तो एक लैप्रोस्कोपी से हमें इसको निकालना पड़ेगा। लेकिन सर्जरी बोली है इतनी बड़ी चीज़ है, तो हमने और 4 डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन ली, जिसमें से एक पुणे के बहुत अच्छे खासे बड़े डॉक्टर थे। उसमें से चारों डॉक्टर्स ने हमें बोला कि ये बहुत हार्मलेस सिस्ट है, ये सिस्ट्स आजकल सबको ही होते हैं, ये ओवर द टाइम कम हो जाएगी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आपको इसके लिए कोई मेडिसिन भी लेने की ज़रूरत नहीं। ना कि मुझे ये भी बताया गया था कि आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है या कुछ, दे जस्ट सेड इट्स देयर एंड इट माइट गेट रिड्यूस्ड इन साइज़, तो हम उसे मॉनिटर करेंगे। तो मैंने वापस 6 महीने बाद एक अल्ट्रासाउंड कराया जिसमें ये सिस्ट साइज़ में कम हो गई थी। तो हमने वापस डॉक्टर्स को दिखाया और उन्होंने कहा कि ऑफ़ कोर्स ये कम हो गई तो ऑफ़ कोर्स इट्स हार्मलेस, आप इसके लिए कुछ मत कीजिए, रहने दीजिए। 2022 से लेके 2025 तक हर साल बहुत ही क्रेज़ी सिम्पटम्स ऐड होने लगे थे। मुझे याद है 2025 से जनवरी से लेके अगस्त तक हर महीने का मुझे पीरियड याद है, क्योंकि हर महीने मैं बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन में थी। और 2025 में बहुत ही अलग सिम्पटम्स ऐड हुए थे, जैसे मुझे कांस्टेंट फटीग रहती थी, मैं हमेशा ऐसी होती थी कि मुझे अब चक्कर ही आ जाएगा, मैं गिर ही जाऊँगी। मुझे दोनों पैरों में, फीट में बहुत ज़्यादा पेन होता था कि मैं ज़मीन पे रखना भी नहीं चाहूँगी अगर मैं थोड़ी देर बैठी हूँ या सुबह मैं सो के उठी हूँ तो। मेरे एक लेग में शूटिंग पेन होता था, मेरे हिप्स में शूटिंग पेन होता था और मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्यों हो रहा है। देन वापस हमने गायनेक्स को भी दिखाया था, कुछ सेम आंसर्स, शादी के बाद ठीक हो जाएगा, सबको होता है, नॉर्मल है। 2025 का एक भी महीना ऐसा नहीं गया है कि मैंने पीरियड में एकदम मरीज़ की तरह फ़ील नहीं किया। वो तो वैसे थ्रू आउट सारे साल मैंने किया ही था, लेकिन 2025 इन जनरल बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था और हमें ऐसा लगा क्योंकि 2025 हेक्टिक भी बहुत था, मैंने एक साथ बहुत सारे काम ले लिए थे, तो उस वजह से भी फटीग, ब्रेन फॉग शायद हो सकता है। तो 2025 में अगस्त में आई स्टार्टेड हैविंग अनयूजुअल ब्लीडिंग आउट ऑफ नोवेयर आफ्टर माय पीरियड स्टॉप्ड। तो हमें लगा 1-2 दिन स्पॉटिंग हो जाएगी, तो आई जस्ट इग्नोर्ड इट। लेकिन मैंने नोटिस किया कि वो हर एक दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ ही रहा था एंड इट वेंट ऑन टिल माई नेक्स्ट साइकिल। अगस्त के पीरियड के बाद से लेके सितंबर के पीरियड तक वो हो ही रहा था।
सो एज़ सून एज़ आई गॉट माई सितंबर पीरियड आई वेंट टू अ डॉक्टर। मैंने उनको कहा कि ये 1 महीने से मुझे ब्लीडिंग हो रहा है, आई डोंट नो क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा इतने सालों में कभी नहीं हुआ है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको पीरियड में पेन होता है क्या? मैंने कहा हाँ। बोले 1 से 10 के पैमाने पे कितना पेन होता है? मैंने कहा 11। और तब उन्होंने मुझे कहा कि आपको एक अल्ट्रासाउंड करना होगा। तो मैं ये अल्ट्रासाउंड करवाने गई, और जब मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो आई लुक्ड एट द रेडियोलॉजिस्ट, और मैंने उनको कहा कि कुछ दिख रहा है क्या आपको, अनयूजुअल कुछ है क्या? क्योंकि मुझे रोज़ ही ब्लीडिंग हो रही है। तो उन्होंने मुझे देख के कहा कि आई सी एंडोमेट्रियोसिस बट आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो दैट। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मेरा एंडोमेट्रियोसिस बहुत आगे पहुंच चुका था, तो उनको लगा इतनी आगे की स्टेज तक गया है, इसको तो पता ही होगा। ऑफ कोर्स आई डिडंट नो, एंड आई डिडंट आस्क बैक देन टू हिम कि क्यों, क्या होता है ये। जब मेरे रिपोर्ट्स आए तब मैंने इस बीमारी के बारे में बहुत सारा पढ़ा, और फिर मैंने रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर के पास गई। मेरी डॉक्टर का पहला सवाल मुझसे ये था कि मृणाली, बिकॉज शी न्यू आई वॉज अनमैरिड, तुम्हारा कुछ शादी करने का प्लान है क्या? मैंने कहा नहीं। शादी कर लो और 2 साल में बच्चे कर लो, 2 साल में ही शादी और बच्चे कर लो, क्योंकि इसके बाद बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं सोच रही थी कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी दवाई शादी या बच्चे है। तो मैंने उनसे पूछा कि अदर दैन, ये मुझे हर डॉक्टर से पूछना पड़ा है बाय द वे, द एक्सेप्ट द लास्ट वन दैट आई वेंट विथ, हर डॉक्टर से ये पूछना पड़ा है कि अदर दैन माई मैरिज एंड प्रेगनेंसी, क्या कुछ और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट होगा? क्योंकि मुझे ऐसे था कि अगर इन्हीं चीज़ों का इम्पैक्ट हो रहा है तो और मुझे बहुत कम क्लैरिटी मिली वैसे इस सवाल पे। क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाएगी, एवरीडे पेन हो जाएगा, तुम्हारा ओवरऑल हेल्थ ख़राब होता रहेगा, ये किसी भी डॉक्टर से खुद से नहीं आया था। हर डॉक्टर से बस 2 ही चीज़ें आए थे कि शादी, बच्चे। शी आस्क्ड मी टू बी ऑन दिस पिल व्हिच इज़ फॉर एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स आई थिंक स्पेसिफिकली, जिसका नाम कुछ एलोगोलिक्स है। उन्होंने कहा कि आप 6 महीने लगातार ये लो, हम 6 महीने के बाद वापस देखेंगे एंड देन विल सी। उन्होंने एक्चुअली सर्जरी के बारे में बात भी नहीं की थी। तो मैंने कहा ओके डन, जो कि मैं ऑफ कोर्स कोर्स कंप्लीट नहीं करने वाली थी उनका, या शुरू भी नहीं किया मैंने, क्योंकि डायग्नोसिस के बाद पेशेंट को जो सवाल है उसके जवाब अगर शादी और बच्चे में हो रहे हैं डॉक्टर से, तो मैं उनकी दी हुई दवाइयों पे भरोसा नहीं करूँगी। तो वहाँ से हम गए, बाय द वे ये सारे डॉक्टर्स पुणे के थे, तो हम वहाँ से गए KEM। वहाँ पे हमने एक डॉक्टर है, उनको रिपोर्ट्स दिखाए, उन्होंने वापस सोनोग्राफी की और बताया कि मृणाली, आपको एंडोमेट्रियोसिस के साथ साथ एडिनोमायोसिस भी है। अब मैं जब एंडोमेट्रियोसिस का रिसर्च कर रही थी तो मैंने थोड़ा बहुत एडिनोमायोसिस के बारे में भी पढ़ा था, एंड आई न्यू दैट इट्स इन अ वे वर्स दैन एंडोमेट्रियोसिस। तो मैं थोड़ी शॉक में थी कि पहले रिपोर्ट में आया नहीं वो, लेकिन दूसरे रिपोर्ट में आ गया। वहाँ पे मुझे एक्चुअली बहुत अच्छे से बताया गया कि क्या कैसे होता है, क्या कैसे होता है, बट आई रियलाइज्ड वहाँ पे भी मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेरी फर्टिलिटी को, या बच्चे होने चाहिए आगे, या उनका IVF सेंटर है तो फिर एग फ्रीजिंग करवाना चाहिए, इसको ही दिए थे। आई एम श्योर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और ये आगे जाके करना होगा, या एग फ्रीजिंग है अभी इम्पॉर्टेंट, लेकिन इनिशियल इम्पॉर्टेंस जो देना चाहिए एक लड़की को जो इतने ज़्यादा पेन से गुजर रही है, वो नहीं दिया गया था। सो वी डिसाइडेड टू सी अनदर डॉक्टर। अब हम गए थे जुपिटर हॉस्पिटल में, और यहाँ पे एक डॉक्टर को हमने मिला था, और आई थिंक दिस वाज द वर्स्ट ऑफ ऑल द डॉक्टर्स दैट आई मेट, एंड दिस वाज आई थिंक द लास्ट डॉक्टर दैट आई मेट। इसके बीच में मैं और 2 डॉक्टर्स को मिली थी, लेकिन वो वर्थ मेंशनिंग भी नहीं है, तो मैं नाम भी नहीं ले रही हूँ। और ये जुपिटर में जो लास्ट एक्सपीरियंस था वो वर्स्ट था, क्योंकि हु वाज देयर जो बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड डॉक्टर है, और शी इज़ वेरी नॉलेजेबल, उन्हें बहुत ज़्यादा आइडिया थी। उन्होंने एक्चुअली मुझे एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, कैसे होता है, सर्जरी कैसी होती है, सब कुछ फ़ोन में अपने वीडियोज़ के थ्रू दिखाया, एंड आई एम श्योर शी हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज, बट द वे शी हैंडल द सिचुएशन वॉज रियली बैड। मैं उनके साथ अंदर क्लिनिक में अकेली थी, और उन्होंने मुझे कहा था, जब हम एंडोमेट्रियोसिस के सर्जरी के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि मृणाली, who will marry a girl who has scars on her stomach? And I think I would not like to go with a doctor who has such opinions or such thoughts. तो दैट वाज इट। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पुणे में डॉक्टर्स नहीं देख रही, आई एम श्योर और बहुत अच्छे डॉक्टर्स होंगे, लेकिन मेरा
ये ख़त्म हो गया था। और फिर मैंने बहुत सारा रिसर्च करके एक फैमिली फ्रेंड के थ्रू मुंबई के एक डॉक्टर को अप्रोच किया, एंड दिस वाज़ द फर्स्ट डॉक्टर, very first doctor who actually talked to me as a human being and not some machine who's there just to give birth to a child. Then she said, and heck with that, if you don't want to get married, or if the next person who has that mentality, who doesn't want to get married to a girl who has scars, fuck with him. So I think she was the first person who saw me as a person. She saw me as a lady. मुझे समझाया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उन्होंने मुझे बताया कि आप एमआरआई करवाओ, कि एमआरआई के थ्रू अच्छे से पता चलेगा कि कितना अंदर तक फैला है डिसीज़। हॉरर। एमआरआई के जो 40 मिनट्स थे वो मेरे लाइफ के वर्स्ट 40 मिनट्स थे, क्योंकि सर्जरी में मैं तो एनेस्थेशिया में थी, लेकिन एमआरआई यू हैव टू बी फुल्ली अवेक, और आई थिंक वर्स्ट एक्सपीरियंस था एमआरआई का मेरा। ऐसे पता चला कि डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रोसिस है जो मेरे रेक्टम, ओवरीज एंड यूटेरस में अधीजन्स क्रिएट करके बैठा है, और मुझे दोनों साइड में एक एक, दोनों ओवरीज में एक एक सिस्ट है, दो दो सिस्ट है। एमआरआई में एडिनोमियोसिस का कुछ भी मेंशन नहीं था। तो एमआरआई के बाद मेरे डॉक्टर ने कहा कि लेट्स सी, मेडिसिन्स थोड़े दिन लेते हैं, सर्जरी करनी ही पड़ेगी, लेकिन आई नो सर्जरी इज़ अ ह्यूज डिसीजन, तो जब तक तुम उस डिसीजन पे पहुंच पा रही हो, मेंटली प्रिपेयर हो पा रही हो, फैमिली के साथ बात कर रही हो, तब तक पेन मैनेजमेंट के लिए, बट बहुत ही कम कोर्स के लिए, क्योंकि ये मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा दिन लेनी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन्स दे रही हूँ। तो मैंने डायनोजेस्ट भी लिए हैं, मैंने एलावोलिक्स भी लिए हैं, लेकिन माय डॉक्टर वाज मॉनिटरिंग मी थ्रू आउट, कि जैसे मैंने डायनोजेस्ट लिए, 1 हफ़्ता हो गया, 2 हफ़्ता हो गया, मेरा ब्लीडिंग बंद नहीं हुआ था। सो मुझे अगस्त से लेके नवंबर तक, टिल आई गॉट माय सर्जरी डन, रोज़ ब्लीडिंग हो रहा था। सो इमेजिन यू आर ब्लीडिंग डाउन देयर फॉर 4 मंथ्स स्ट्रेट। यस। हमें वापस मुंबई बुलाया गया था डॉक्टर से मिलने, तो वी वेंट टू मुंबई। तो डॉक्टर ने खुद सोनोग्राफी की थी, जिसमें डॉक्टर ने बताया कि जो मेरी लेफ़्ट ओवरी में सिस्ट है, एंडोमेट्रोसिस सिस्ट, वो लास्ट रिपोर्ट से अब तक, जिसके बीच में कुछ 15-20 या 1 महीने का गैप था, वो ठीक ठाक बढ़ गई थी, और वो साइज़ में बढ़ती जा रही थी दिन ब दिन, जिसकी वजह से, और काफ़ी रैपिडली बढ़ रही थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने बताया कि और बहुत सारी एडिशंस भी है, एंड इट विल गेट वर्स विद टाइम, सो सर्जरी इज़ लाइक अ रियली गुड सोल्यूशन राइट नाउ। तो हमने डिसाइड किया हम सर्जरी करेंगे, क्योंकि रोज़ ब्लीडिंग के साथ अनीमिया, फटीग, क्या क्या चीज़ें आ सकती है, एंड दिस इज़ हाउ आई डिसाइडेड टू गो फॉर सर्जरी। और फिर 29 नवंबर 2025 मेरी लैप्रोस्कोपी हुई एंडोमेट्रोसिस के लिए, और सर्जरी के बाद मैंने डॉक्टर से पूछा कि व्हाट अबाउट एडिनोमियोसिस, तो हमें बहुत बाद में पता चला कि आई हैव एडिनोमियोसिस बट इट्स वेरी माइल्ड। जैसे कि एंडोमेट्रोसिस मुझे स्टेज 4 एंडोमेट्रोसिस था, एज आई सेड डीप इन्फिल्ट्रेटिंग, मेरी बोथ माई ओवरीज वर स्टक टू ईच अदर, इट्स कॉल्ड किसिंग ओवरीज, और वो रेक्टम को भी adhesions क्रिएट करके स्टिक हो गई थी, एंड देन यूटरस ऑल्सो, सो ऑल दीज ऑर्गन्स वर स्टक टुगेदर। आई डू हैव अ वीडियो ऑफ माई सर्जरी जिसमें सारे adhesions कट हो रहे हैं, वो सब कुछ दिखता है। और आज है 7th of Jan, आई एम मोर देन आई थिंक 40 days पोस्ट माई सर्जरी, 30-40 days हो गए मेरी सर्जरी को, एंड आई फील गुड नाउ।